हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डेट है 22 मार्च 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लेकिन फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 22 मार्च है, तो आज के दिन हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बनता है कि आज के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है एक अभियान, जल शक्ति अभियान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। और इस जल शक्ति अभियान का जो थीम है वो है कैच द रेन। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो 22 मार्च को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस या बिहार डे या बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये दो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे। खैर चलिए, आज के जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डेमोक्रेसी के बारे में और सिर्फ एक वीडियो में नहीं, आप एंडलेस इस पर डिबेट हो सकता है, बातें हो सकती हैं, पूरा दिन आप डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। लेकिन हम वीडियो में उतनी बातें नहीं करेंगे। हम डेमोक्रेसी से जो बेसिक, जो मतलब डेमोक्रेसी का जो बेसिक है, हम वही जानेंगे और इसके फीचर्स जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी जानेंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, तो हम ये भी जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चार चीज़ें जानने वाले हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल, डेमोक्रेसी वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आएगा कि आखिर ये डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं, जो हम पे रूल कर रहे होते हैं, वो हमारे द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। यानी कि जब हम डेमोक्रेसी का ये डेफिनेशन बोलते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि रूलर पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये डेफिनेशन हमको हेल्प करता है, अलाउ करता है टू सेपरेट डेमोक्रेसी को जो बाकी दूसरे तरीके के गवर्नमेंट होते हैं, लाइक डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती हैं उनसे डेमोक्रेसी कैसे अलग है उसको जानने में हमारा हेल्प करता है, उसको समझने में हमको हेल्प करता है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम सेपरेट कर लेते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कि रूलर जो है इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, ये जो सिंपल सा डेफिनेशन है, ये सेपरेट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ हम इस एक डेफिनेशन से डेमोक्रेसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बिना सोचे समझे सिर्फ इसी डेफिनेशन को लेकर मान ले कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, तो अगर हम बिना सोचे सब सिर्फ इसी बात को रट ले और बोले कि डेमोक्रेसी यही है, तो फिर शायद हम दुनिया में जितने भी सरकारें एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जितने भी देश हैं, वहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट है, तो हम सभी को फिर मतलब हमारे हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से सारे हमको फिर डेमोक्रेसी ही देखेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री ही देखेंगे। इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, देन वी वुड end up calling the almost every government that holds election or democracy, because today every government wants to be called democracy
इवन इफ इट इज़ नॉट सो। क्या मतलब है दोस्तों इसका? तो मतलब ये है कि अगर सिर्फ हम इस डेफिनेशन को ही बेस मान के चले कि ये डेफिनेशन का मतलब ही होता है डेमोक्रेसी, तो फिर हम जितने भी सरकारें, जितने भी गवर्नमेंट है वर्ल्ड में, हम सभी गवर्नमेंट को जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं जिन भी कंट्रीज में, हम उन सभी को डेमोक्रेसी कहेंगे। और क्यों? क्योंकि आज के इस दुनिया में, आज के इस समय में हर देश चाहता है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, चाहे वहाँ पे ना भी हो। तो ये डेफिनेशन जो है सिंपल ज़रूर है, हमको ज़रूर हेल्प करता है बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से इसको सेपरेट करने की, हाउ डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अब दोस्तों हमने शुरुआत किया है डेमोक्रेसी का इस सिंपल डेफिनेशन से कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन जब आप ये डेफिनेशन ही बोल रहे हैं तो इससे कई सारे जो है क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, मतलब कई सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। हम आपने डेफिनेशन तो बोल दिया, ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन आपको ये भी हेल्प कर दिया कि आप सेपरेट कर रहे हो डेमोक्रेसी को जो बाकी अलग फॉर्म के जो गवर्नमेंट हैं उनसे। लेकिन जब आप ये डेफिनेशन बोलते हो 2 लाइन का तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। जो हम यहाँ पे रूलर्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो आखिर रूलर होते कौन हैं? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरीके के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रूलर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, यानी कि इलेक्शन के थ्रू हम इलेक्शन में इनको चुनते हैं। एंड हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज द रूलर्स। यानी कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आखिर यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो जो यहाँ पे वर्ड पीपल है तो आपके माइंड में ये भी आएगा क्वेश्चन कि हु आर द पीपल, कौन होते हैं वो लोग जो कि रूलर को इलेक्ट करते हैं या फिर खुद ही इलेक्टेड होते हैं एज अ रूलर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एंड हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज द रूलर्स। तो इस डेफिनेशन से, इस सिंपल डेफिनेशन से डेमोक्रेसी के 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके भी माइंड में ये जरूर आएंगे। तो चलिए इन सभी का आंसर हम आगे वीडियो में समझते हैं। अब दोस्तों हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि आप डेमोक्रेसी को अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हैं, किसी और कंट्री के जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है या वहाँ पे डेमोक्रेसी रियलिटी में एक्चुअल में नहीं है लेकिन वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वो ज़बरदस्ती आपसे कह रहे हैं कि हाँ हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, तो आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स के जब बारे में पता होगा तो आप ये अच्छे तरीके से कह पाएंगे कि हाँ ये देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, या ये देश नहीं है। तो फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक एक फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं और इसको डिटेल में जानते हैं। तो पहला है यहाँ पे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। यानी कि सबसे पहले कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी तो वहाँ पे जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स यहाँ पे मैं राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, एमएलए को आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम इन्हीं लोगों को इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को एज हम एमपी इलेक्ट करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर भी किसी न किसी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और उनको हम एज अपना रिप्रेजेंटेटिव उनको हम चुनते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं एक एमपी का, एक एमएलए का, एक काउंसलर का, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम इनको चुनाव में इनको हम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं वो हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और वही सारे फैसले लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने अपने एरिया से एक एमएलए को हमने चुना लेकिन वो हमारे लिए कुछ फैसला नहीं ले रहा है, फैसला कोई और ले रहा है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उस फैसला उसे लेना चाहिए था हमारे एरिया को लेकर, लेकिन फैसला फॉर एग्जांपल कोई अमीर आदमी है, कोई बहुत धनी है, रिच कोई है, तो वो इसके बदले फैसला ले रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं और वही जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। यानी कि डेमोक्रेसी में सबसे फर्स्ट इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन जो है वो हमको ऑफर करता है चॉइस, एक अपॉर्चुनिटी कि
अगर हमारा जो अभी प्रेजेंट करंट रूलर है, अगर हमने किसी एमएलए को चुना है, इलेक्ट किया है, और अगर वो हमारे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, जो हमारे एरिया की समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, जो यहाँ की समस्या है, उसको वो दूर नहीं कर रहा है, वो नहीं सुन रहा है, उस हमारी बातों पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर हमने जिस काम के लिए अपने रूलर को चुना था, रिप्रेजेंटेटिव को, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हम उसको चेंज करेंगे। और डेमोक्रेसी ये मौका इलेक्शन के थ्रू हमको देता है, हमको चॉइस भी देता है, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई सारे जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और हमें उनमें से किसी को जो हमें बेस्ट लगता है हम उनको चुनते हैं। तो हमको एक चॉइस भी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करवाता है, और एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है कि अगर हम उससे नाखुश हैं, हमारे मन मुताबिक वो उनका परफॉर्मेंस नहीं है हमारे रिप्रेजेंटेटिव का, तो हम उनको हटा देंगे, हम नेक्स्ट बार किसी और को इलेक्ट करेंगे जो कि हमें लगता है कि हमारी बातों को सुनेगा, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा, दूर करेगा। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों मान लीजिए कि आपके एरिया में, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, किस बात का चॉइस? कि आप इलेक्शन में चूज कर रहे हैं, चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और अपॉर्चुनिटी किस बात का? कि अगर आप उनसे खुश नहीं हैं तो आपके पास इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है, ये डेमोक्रेसी में हर इंसान, हर एक जो बंदा होता है, एक लोग होता है, उसको ये प्रोवाइड किया गया होता है ऑन इक्वल बेसिस। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मेल लोगों को प्रोवाइड किया गया हो कि आप वोट करिए, आप रूलर्स को इलेक्ट करिए, और फीमेल्स को ये राइट दिया ही ना गया हो, या फिर जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को ये जो चॉइस अपॉर्चुनिटी है उनको मिल रहा हो, और जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनको ना दिया जा रहा हो। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, रेस, ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड, वेदर यू आर पुअर और रिच, यहाँ पे सबको इक्वल बेसिस पे, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि आप पुअर हैं तो आप वोट नहीं करेंगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इसलिए आपको हम मतलब चॉइस और अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा अपने रूलर को चेंज करने के लिए या इलेक्ट करने। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इक्वल बेसिस पे सबको ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलता है। और जब हम रूलर को चुन लेते हैं तो दोस्तों जो वो हमारे रूलर होते हैं, वो एक बेसिक रूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और कुछ उसमें हमारे राइट्स दिए होते हैं, वो उसी के दायरे में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने रूलर को चुना और फिर वो फ्री हैंड है, मतलब उनको जो मन कर रहा है, जब मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो भी लोग तांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जिसमें कि देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री का होगा, जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगा उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, लाइक आर कंट्री इंडिया, हमारे यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडिया के, उन्होंने आज से 70-75 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। तो जो हमारी सरकारें बनती हैं वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रह के, यानी कि उसमें जैसे बताया गया है आप उसी के हिसाब से काम करेंगे। आप अपने आप से जो भी है आप नहीं कर सकते हैं, और जो राइट्स हमारे लोगों के राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सरकार को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे वहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो राइट्स फ्रीडम का राइट हो, चाहे इक्वालिटी का राइट हो, जो भी राइट्स हमें वहाँ पे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें सरकार प्रोवाइड करेगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो सरकार वहाँ पे एक्शन लेगी। यानी कि जिन रूलर्स को हमने सेलेक्ट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के दायरे में रह के ही काम करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स है डेमोक्रेसी के, एक बार इसको फिर से रिविजन कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और वही आगे चल के जो भी मेजर डिसीजन लेने होते हैं वही रूलर्स डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन जो होते हैं डेमोक्रेसी में, वो हमको एक चॉइस प्रोवाइड करवाता है कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है जिसको हम अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, और एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाता है कि अगर हमारा जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, रूलर है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम उसको हटा सकें। देन ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि आप किस कास्ट से हैं, रिलीजन से हैं, रेस से हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं, माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करते हैं कि मेजॉरिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये सब नहीं देखा जाता है। हर किसी को ये
चॉइस और अपॉर्चुनिटी भारत में या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पे ये उनको मिला हुआ होता है। और जो हम जिन रूलर्स को हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही काम करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के फीचर्स थे दोस्तों, आपको ये याद होने चाहिए। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी कुछ आर्गूमेंट जाता है, कुछ इसके फेवर में जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम दो अलग अलग सरकार मतलब अलग टाइप्स के अलग फॉर्म्स के जब हम गवर्नमेंट को हम जब बात करते हैं, लाइक जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडिया में हम जो सरकार चुनते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के थ्रू हम सरकार चुनते हैं। तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, नॉर्थ कोरिया जो है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप के अंदर है। तो यानी कि जब हम अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के भी समय में, अलग अलग कंट्री में अलग, वैसे ज़्यादातर देशों में आज डेमोक्रेसी ही है, लेकिन फिर भी आपको एग्जांपल मिलेगा कहीं की डिक्टेटरशिप है, कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल है, कहीं पे डेमोक्रेसी है। तो जब आर्गूमेंट्स आते हैं तो कई सारे आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में आते हैं, कई सारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है। तो चलिए हम एक एक करके उन्हीं आर्गूमेंट्स को जानते हैं कि जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में है और जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। तो दोस्तों फेवर की हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे अच्छा है दूसरे जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उससे, तो ये फेवर में होंगे स्टेटमेंट। तो दोस्तों जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो बेटर गवर्नमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। A democratic government is better government because it is more accountable form of government। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब ये है, अकाउंटेबल का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, तो आप लोगों द्वारा चुने जाने के बाद जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आप जवाबदेही, अगर आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो इसका जवाबदेह आप हैं, मतलब आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, यानी कि वो अकाउंटेबल है टुवर्ड्स द पीपल जिन्होंने उनको चुना है। तो लोग उनसे सवाल कर सकते हैं और उन्होंने जो भी काम किया है तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, जवाबदेही उनका है कि आपने ये गलत क्यों किया है या आपने जो सही किया है वो भी आप बताइए, और जो आपने गलत किया, यानी कि जो लोग हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको आंसर देना पड़ेगा, वो अकाउंटेबल है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर गवर्नमेंट कहा जाता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये कैसे इम्प्रूव होता है? तो मान लीजिए कि हमारे देश के लिए कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, कोई रिफॉर्म करना है। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे यहाँ का लोकसभा है, राज्यसभा है और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की अपनी असेंबली है। तो जब भारत देश के लिए कोई एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा तो हमारे यहाँ लोकसभा में बहुत सारे मेंबर हैं, 500 से ज़्यादा मेंबर लोकसभा में है, 200 से ज़्यादा मेंबर दोस्तों राज्यसभा में है। तो और अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। वहाँ पे कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, वहाँ पे बीजेपी के भी लीडर्स हैं, वहाँ लेफ्ट पार्टी के भी लीडर्स हैं, वहाँ पे जो रीजनल पार्टी है उनके भी वहाँ पे एमपीज हैं, लीडर्स हैं। तो जब कोई डिसीजन लेने वाले होंगे प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा कर उस पर डिस्कशन होगा। तो जब किसी बात पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है तो उस बात में जो भी त्रुटि होती है, यानी कि जो कमी होती है, वो एक एक करके सामने आते जाते हैं और उन कमियों को दूर करके लास्ट में जब डिसीजन सरकार जब लेती है तो वो मोर और लेस मतलब 100% करेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ क्योंकि इतना ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन के बाद वो फैसला लिया गया है तो उसको ज़्यादा सही के करीब माना जाता है। आप 100% तब भी उसको नहीं कह सकते हैं कि वो करेक्ट होता ही है या होगा ही, लेकिन क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग वहाँ पे बैठे हैं तो सभी अपना अपना तर्क पेश करते हैं जब डिबेट और डिस्कशन चल रहा होता है, और उसके बाद ही जाकर कोई फैसला लिया जाता है। तो जब इतने डिबेट और डिस्कशन के बाद जब फैसला आता है तो वो सही के करीब होता है। 100% सही हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, बट हाँ सही के बहुत करीब होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन के बाद उसको पास किया गया है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अभी मैं पिछले पॉइंट में आपको कह रहा था कि लोकसभा या राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी की सरकार है तो सिर्फ वहाँ पे बीजेपी के लीडर्स हैं, वहाँ पे कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, वहाँ पे मतलब अलग अलग विचारधारा के जो पार्टी हैं और उनके पार्टी के जो वहाँ पे लीडर हैं तो वहाँ पे सभी बैठे हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है कि सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, अपना वो विचार रखेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। तो डेमोक्रेसी एक मेथड प्रोवाइड करता है कि कैसे ये जो डिफरेंसेस है, जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको डील किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जब भी डिबेट या डिस्कशन होगा तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा ही, क्योंकि एक्स लीडर जो होगा वो कुछ और कह रहा होगा, वाई लीडर कुछ और कह रहा होगा, क्योंकि वो दोनों अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं, अलग आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। तो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा ही, एक डिफरेंस तो दिखेगा ही। तो उस डिफरेंस को, उस कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से काउंटर करना है, ये डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा एक मेथड प्रोवाइड किया है कि इन कॉन्फ्लिक्ट को, इन डिफरेंसेस को काउंटर करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। जबकि आप डिक्टेटरशिप में चले जाए या फिर आप कम्युनिस्ट जहाँ पे रिजीम है, वहाँ पे रूल है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो टॉप मोस्ट लीडर है सारे फैसले वही लेते हैं। वहाँ पे अगर आपका लीडर है उससे अगर आपका फैसला अलग है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका क्या ओपिनियन है आप उनको क्या ओपिनियन दे रहे हैं उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो ओपिनियन है वही होगा। तो वहाँ पे ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि जो कॉन्फ्लिक्टेड और डिफरेंसेस है उसके बाद वहाँ पे कोई फैसला लिया जा रहा है। नहीं, कम्युनिस्ट हो या डिक्टेटरशिप हो, इन कंट्रीज में जो वहाँ पे सत्ता में है उसने जो फैसला किया वही सही, चाहे वो गलत हो या सही हो। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो दोस्तों इसका मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी क्या है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स के, लोगों के जो राइट्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है, उनको सब दिया जाता है। यहाँ पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 100% ये बात सही नहीं है, क्योंकि आइडियल डेमोक्रेसी तो कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी जो डिग्निटी होता है सिटीजन्स का उसका ख्याल रखा जाता है डेमोक्रेसी में एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। तो दोस्तों ये भी डिबेट डिस्कशंस फैसले से ही रिलेटेड है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं, अगर हमने गलत फैसला लिया है तो डेमोक्रेसी में क्योंकि डिबेट डिस्कशन होते रहते हैं, तो हम एक बार अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमको वो मौका मिलेगा सुधारने का कि हम उसको बाद में सुधार सकें। अब हम उन आर्गूमेंट्स की बात करेंगे जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट देते हैं लोग। अब क्या है वो आर्गूमेंट्स, उनको भी जानते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। यानी कि अब क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही कहा था जब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ये ऑफर मतलब चॉइस देता है कि अगर आपको पसंद नहीं है लीडर तो आप चेंज कर दीजिए। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि एक इनस्टेबिलिटी बना रहता है कि अभी 5 साल कोई और सरकार है, अगली बार 5 साल हमने किसी और सरकार को चुना है। तो मान लीजिए कि पहली सरकार है वो किसी प्रोग्राम को, वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे, दूसरी सरकार को वो पसंद नहीं आया, उन्होंने वो बंद कर दिया। या कई सारे ऐसे फैसले होते हैं जो पिछली सरकार ली होती है, जब उनकी सरकार गिर जाती है, यानी कि जब चुनाव में वो हार जाते हैं और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है, जो नेक्स्ट अगली सरकार आती है, वो उनको बंद करके फिर से वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो उनका प्रोग्राम होता है, उनकी जो पॉलिसी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के रास्ते में ये एक रोड़ा जरूर बना होता है कि बार बार जीरो से शुरू होता है कि पिछली सरकार क्या की, जब नई सरकार बनती है उसको जीरो घोषित कर देती है और फिर वो अपने हिसाब से काम करती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब दोस्तों क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, स्टेट असेंबली का हो या लोकसभा जनरल इलेक्शन हो, तो मतलब चुनाव हो, तो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन ही सब जगह इलेक्शन के थ्रू ही चुना जाता है। तो यहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब करप्शन किस तरीके से होता है दोस्तों कि जब इलेक्शन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे वोट करें, इसलिए क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं इलेक्शन के दौरान लोगों को घूस देते हैं, पैसे देते हैं। कहीं आप न्यूज़ में सुनेंगे कि आपको वहाँ पे ड्रिंक करवाया जाता है, उनको ड्रिंक दिया जाता है, उनको बॉटल दिया जाता है। तो इस तरीके की जो हर बार जब भी इलेक्शन होगा किसी राज्य में तो आपको ये सुनने को मिलेगा। तो ये सब कहीं नहीं सिर्फ करप्शन की ओर ही ले जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले एज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। अब दोस्तों एक और जहाँ पे मैंने अभी कहा कि कोई फैसला जो आता है डिबेट और डिस्कशन के बाद आता है और सही फैसला होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कि एक छोटा सा फैसला लेने के लिए भी क्योंकि इतना ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात सही है कि डिले होता है, लेकिन जो इसका जो काउंटर वाला जो आर्गूमेंट है कि जो फैसला आता है, जो डिसीजन लिया जाता है वो
मतलब अप्रॉक्स 100% करेक्ट होता है। तो आप इस आर्गूमेंट को उस आर्गूमेंट से, पिछले आर्गूमेंट से काउंटर कर सकते हैं, लेकिन इस आर्गूमेंट को जनरली दिया जाता है आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी में, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, एडवाइस लिया जाता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये भी मोटा मोटी जो है वो दूसरे पॉइंट के जैसा ही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन ही है, मतलब जीतने के लिए जो लीडर्स होते हैं वो कुछ भी करते हैं, यहाँ पे मोरालिटी की कोई फिर बात नहीं रह जाती है। अभी मैंने बताया कि आपके ही जो क्षेत्र होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, तो उसमें क्या होगा कि कई सारे पार्टी के जो लीडर्स हैं, 5 किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 पार्टी के लीडर्स चुनाव में खड़े हैं, कहीं 10, तो क्या है, एक तरीके से ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, सभी के बीच में एक कंपटीशन लगा हुआ है और एक पावर प्ले है कि किसके पास कितना पावर है, कौन जीत सकता है। तो मतलब कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सभी को इस्तेमाल कर लेते हैं चुनाव के दौरान जो नेता लोग होते हैं कि हम कैसे जीते, यानी कि फिर वो जो मोरालिटी होती है वो बहुत पीछे छूट जाती है। हमको किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है, भारी मतों से जीतना है, लोगों को चाहे मतलब पैसे देकर जीते या भी किसी भी तरीके से अनफेयर मीन्स को हम यूज करके जीते, तो फिर यहाँ पे मोरालिटी की बात नहीं रह जाती है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे आर्गूमेंट हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसको बेस्ट माना जाता है अबव ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और यही कारण है कि आज अगर आप दुनिया में देखेंगे तो जो मैक्सिमम कंट्री है वो आज डेमोक्रेटिक कंट्री है। खैर पूरा दुनिया ही कहता है कि हम डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आपको डेमोक्रेसी के फीचर अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इनको आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों नहीं है। क्योंकि आज हर देश कहता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन आप अगर आपको फीचर्स पता है, डेमोक्रेसी के आर्गूमेंट्स फेवर में जो है वो आपको पता है, तो आप जान पाएंगे कि कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अब दोस्तों ये 2000 का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 2000 साल में, मतलब जब 2000 ये डेट चल रहा था वो साल, तो आप मैप में देख सकते हैं कि जितना ये फिल हो रखा है येलो कलर से, ये सारे आज डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अब 1975 में देखिए कि कितने कम देश थे, यानी कि जैसे जैसे 21वीं सदी शुरुआत हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा, आज अगर हम बात करें 2021 की, तो मैक्सिमम कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन आप 1975 में देखिए कि पूरा अफ्रीका जो है वो डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रहा था, या फिर अभी भी कुछ जो कंट्रीज थे वो यूरोपियन कंट्री के यहाँ पे वो कॉलोनी थे, गुलाम थे। आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में भी देख सकते हैं। देन अफ्रीका तो पूरा जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। एशिया में भी बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे। लेकिन अगर आप 2000 का देखें मैप, तो यहाँ पे देखिए अफ्रीका में भी येलो येलो आपको दिख रहा था, यानी कि ये भी कंट्री जो है धीरे धीरे इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो आज के टाइम में लगभग जितने भी देश हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांटेड, यानी कि किस देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कब दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंच का मतलब क्या होता है, फ्रेंचाइज का मतलब, तो दोस्तों यहाँ पे है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार, सिंपल इसका डेफिनेशन है, मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि हर किसी को वोट का अधिकार, मतलब अपने रूलर को चुनने का अधिकार। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है दोस्तों न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ही सबसे पहले 1893 में 1893 में दिया था। इंडिया को देखिए, इंडिया में ये कब दिया गया लोगों को कि हर सभी लोगों को कि आप रूलर्स को चुन सकते हैं, तो इंडिया में 1950 में दिया गया, क्योंकि इंडिया में जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो पहले इलेक्शन से ही हमारे यहाँ पर सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो मिला हुआ है, यानी वोट देने का अधिकार यहाँ पे हमारे यहाँ जब पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था तभी से है। अब दोस्तों यहाँ पे आप यूएस को देखिए, यूएस को कहा जाता है दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे पुराना लोकतंत्र, लेकिन यहाँ पर भी 1965 में दिया गया है, जब करीब करीब ये इनको डेमोक्रेसी अपनाए हुए 200 साल होने को थे, तब जाके यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी कि हर किसी को। वहाँ पे 1965 से पहले वोट देने का अधिकार था, लेकिन हर किसी को नहीं था, मतलब चाहे वो मेल फीमेल हो, रिच पुअर हो, तो कहीं ना कहीं कुछ वहाँ पे भी कमियाँ थीं। 1965 में जाकर सबको दिया गया ये अधिकार। तो इतना पुराना डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमसे बाद में जाके इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। 1994 में साउथ अफ्रीका ने
जब वहाँ पे अपार्थाइड जो रेजिम था नेल्सन मंडेला के द्वारा जब ख़त्म किया गया, वो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ पे 1994 में साउथ अफ्रीका में भी सबको दिया गया। और अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया जा चुका है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ आप वो टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।